हेलो एवरीवन। तो आज हम सीक्वल सीखेंगे। कुछ लोग एसक्यूएल भी कहते हैं, कुछ लोग सीक्वल कहते हैं, पर नाम में क्या रखा है। आप अगर जानते हैं कि सीक्वल क्या है और एसक्यूएल क्या है, आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें आज हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आज का हमारा सेशन होने वाला है, ये बहुत बेसिक सेशन है, बिगनर्स के लिए है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते सीक्वल के बारे में, अगर आप एसक्यूएल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आपके लिए ये सेशन बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सीक्वल में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सीक्वल क्वेरीज यूज करते हैं, देन ये सेशन आप यूज कर सकते हैं जस्ट ए रिफ्रेशर, सिर्फ आपकी मेमोरी को जॉग करने के लिए। यानी कि वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट आप उन्हें रिपीट कर सकते हैं। एंड हो सकता है इस सब के दौरान आप शायद कुछ ऐसी चीज जान जाएं जो आपको ना पता हो और आप कह उठें कि अरे वाह, ऐसा भी होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि देखिए सीक्वल क्या है। सीक्वल एक चलिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पे जाते हैं। लेट मी ओपन द ब्राउजर एंड लेट्स सी व्हाट इज सीक्वल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि सीक्वल विच स्टैंड फॉर structured query language is a domain specific language used in programming and designed for managing data held in your relational databases management or for stream processing in a relational database stream management system। तो अगर कुल मिला के कहें तो ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हमारे जो हमारे RDBMS सॉफ्टवेयर होती हैं, जैसे सीक्वल सर्वर हो गया, माई सीक्वल हो गए, पोस्टग्रेसql हो गया, ओरेकल हो गया, DB2 हो गए, बहुत सारे जो ऑलरेडी RDBMS हमारे मार्केट में मौजूद हैं, उन सबको उन सब से डेटा निकालने के लिए, उन सब में डेटा डालने के लिए, उन सब के जो डेटा को मैनेज करने के तरीके हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम कहते हैं सीक्वल। तो अभी मैं फोकस जो हमारी एकेडमिक डेफिनेशन होती है उस पर नहीं करता हूँ और आपको सीधा स्टार्ट कराता हूँ कि आखिर हम इसे यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आप सीक्वल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरत होगी कि कोई सीक्वल डेटाबेस होगा। ओके, सीक्वल डेटाबेस कौन सा हो सकता है। हर डेटाबेस के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जो दूसरे में अवेलेबल नहीं होते हैं, पर हम आज के सेशन में जो सीक्वल के बारे में जानेंगे वो करीब करीब जेनेरिक चीज़ें हैं। यानी कि ये जेनेरिक चीज़ें करीब करीब सभी डेटाबेसेस में अवेलेबल होती हैं। खासतौर से जो हम सेलेक्ट या इंसर्ट की जो कमांड कह लीजिए या क्वेरी कह लीजिए आज हम जानेंगे, ये सारी की सारी किसी भी डेटाबेस के अंदर आमतौर पर मौजूद होती हैं। तो माई सीक्वल एक काफ़ी फेमस डेटाबेस है, मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ से कनेक्ट होने के लिए कोई एक जरिया चाहिए। तो जितने भी सीक्वल डेटाबेसेस हैं उनके ही अपने करीब करीब सभी के कुछ पसंदीदा या कहिए कि नेटिव क्लाइंट होते हैं। इन्हें हम क्लाइंट बोलते हैं। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इन डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हैं वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं क्लाइंट। तो आपको पता है कि जो ये हमने नेटवर्किंग की अपनी क्लास में जाना था। ओके, अगर आप उस नेटवर्किंग क्लास का हिस्सा नहीं थे तभी आप जानिए कि हमेशा इंटरनेट की दुनिया में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। सर्वर वह सिस्टम होता है जो कि हमें कुछ डेटा को स्टोर करके बाकी सभी क्लाइंट को उस डेटा को सर्व कर रहा होता है। और क्लाइंट होता है जो सर्वर से कनेक्ट करता है और उस डेटा को निकालता है या वहां पे अपना डेटा डालता है। तो जो भी सिस्टम या जो भी सॉफ्टवेयर हमें सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करता है उनको हम कहते हैं सीक्वल क्लाइंट। कई बार ये कमांड लाइन पे होते हैं, कई बार ये वॉइस वाइज एक सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं। आपने शायद पहले ऑलरेडी देखे हों। आज जो मैं एक सीक्वल क्लाइंट आपके लिए यूज़ करने वाला हूँ, मेरा काफ़ी फेवरेट है। और इसके फेवरेट होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि इसकी जो कम्युनिटी वर्जन है वो मुझे काफ़ी पसंद है और इसमें अलग अलग तरह के डेटाबेसेस का सपोर्ट है। यानी कि मैं सिर्फ एक क्लाइंट यूज़ करके अपने डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस से कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं
चाहे वो माई सीक्वल हो, चाहे पोस्टग्रेसql हो, चाहे वो सीक्वल लाइट हो, ओरेकल हो, DB2 हो, सीक्वल सर्वर हो, साइबेस हो, MS एक्सेस, टेराडाटा, फाइबर, अपेचे हाइव, यानी कि इतने तरह के जो डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, नॉट जस्ट RDBMS, नो सीक्वल कैटेगरीज के भी जो डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। अब आप ये मत पूछिए नो सीक्वल क्या होता है, ये मैं किसी दूसरी सेशन में कभी कवर करूंगा। अभी हम सीक्वल सीखने आए हैं। वैसे जस्ट फुल फॉर्म बता दूं, नो सीक्वल का मतलब सीक्वल नहीं नहीं होता। नो सीक्वल का मतलब होता है नॉट ओनली सीक्वल। इसका मतलब कि सिर्फ सीक्वल ही नहीं, और भी चीजें हैं जो डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने में, उनको मैनेज करने में हमें हेल्प करती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा, तो ये सेशन हमारा सीक्वल के साथ साथ आप कह सकते हैं कि डीबी व्यूअर सेशन भी होने वाला है, क्योंकि मैं इसे यूज करने वाला हूं। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आप डाउनलोड कीजिए और अपना इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आप अपने जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से अपना इंस्टॉलर लीजिए और इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अभी यहाँ पर बंद करता हूँ, बाद में हम इस विंडो पे लौटेंगे। मैंने ऑलरेडी डीबी व्यूअर इंस्टॉल किया हुआ है इस मशीन के ऊपर, तो मैं सीधा उसको खोल लेता हूँ। Just give me a second. I just updated it, that's why it is taking a few seconds here. ओके, चलिए ये खुल गया। आप देख सकते हैं मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं। अभी जो मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने प्रोजेक्ट के, वो है सीक्वल। तो ये एक पूरा इंटरफेस होता है जिसके अंदर आप डेटाबेसेस अपने देखेंगे और उनके साथ काम करेंगे। यहाँ मैंने अपने एक लोकल होस्ट से ऑलरेडी एक कनेक्शन बनाया हुआ है। ये मेरा लोकल होस्ट, यानी कि मेरा अपना खुद की मशीन पर ही एक होस्टेड डेटाबेस सर्वर है। ये एक माईसीक्वल कनेक्शन है जो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो कनेक्शन पर क्लिक कीजिए, क्रिएट पर क्लिक कीजिए और कनेक्शन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप अपने जो भी सपोर्टेड डेटाबेसेस हैं इस वक्त डीबी व्यूअर के थ्रू, उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आप माई सीक्वल पे जाना चाहते हैं तो माई सीक्वल के भी डिफरेंट वर्जन्स की सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगी। ये जो एक स्पेसिफिक वर्जन है जो MySQL 5.x, यानी कि 5 पॉइंट से ऊपर के जितने भी वर्जन हैं उनकी सपोर्ट यहाँ पर होती है। मैंने इसी का एक क्लाइंट यहाँ पर बनाया है। क्लाइंट का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सर्वर का नाम होगा, जो भी होगा, हमारे केस में लोकल होस्ट है। यहाँ पे पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट MySQL का पोर्ट 3306 होता है, तो यहाँ पर 3306 हमें दिया गया है। अगर आप डायरेक्टली एक डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम दे सकते हैं, अदरवाइज ये सिस्टम को हमारे लिए ओपन कर देता है। और अगर हमारे इस यूजर को, जिससे हम लॉगिन कर रहे हैं, उसको डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन है तो हम उन डेटाबेसेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है अपनी मशीन की वही रखी हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे प्रिविलेज्ड यूज़र होता है, जिसके पास सभी राइट होते हैं, वो रूट होता है। मैं उसी से अभी लॉगिन करने वाला हूँ, और उसके बाद आप चाहें तो इस कनेक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। या तो कनेक्शन वाज सक्सेसफुल, ये कनेक्शन हो गया मेरा, इसका मतलब मैं इसे यूज कर सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे लोकल होस्ट में, तो मैं अभी उसे कैंसिल करता हूँ और इसके पास वापस पहुँचता हूँ। यहाँ डेटाबेसेस आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी डेटाबेसेस इस यूजर के पास मेरे हैं। तो मेरा एक पर्सनल, जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ प्रोजेक्ट पे, उसका एक डेटाबेस पड़ा है, तो ऑब्वियसली मैं इसे तो यूज़ नहीं करूँगा। तो व्हाट आई विल डू कि आई विल क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। तो एक तो ये रास्ता है मेरे पास डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो डोंट वरी अबाउट कि ये कैरेक्टर सेट क्या होता है, ये कॉलेक्शन क्या होते हैं। अभी जो आपको डिफ़ॉल्ट मिला है वो आप यूज़ कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये आपका डेटाबेस क्रिएट होके बन के तैयार हो गया। लेकिन एक दूसरा भी रास्ता है, मैं जस्ट इसको ड्रॉप करता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। एक दूसरा रास्ता है कि मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ, टूल्स के अंदर जाऊँ। नहीं, इसकी बजाय मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ अपने
एसक्यूएल जो सीक्वल एडिटर है, एक सीक्वल एडिटर की एक नई स्क्रिप्ट में खोल लेता हूँ। जो भी हम काम करेंगे इसी स्क्रिप्ट के अंदर करेंगे। तो यहाँ तक जो भी हम कर रहे हैं ये सब आपको अपने, हो सकता है आपको अपने क्लाइंट पे करने की ज़रूरत ना हो, आपको ऑलरेडी एक क्लाइंट मिले जिसकी यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिले और वो आपको डेटाबेस पे सीधा आपको कनेक्ट करने की परमिशन देगा। यही सब हम चीज़ें कर रहे थे। आपके केस में आपका एडमिन आपको ये डिटेल दे सकता है। एक जो पहली कमांड और पहली क्वेरी जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो होती है क्रिएट डेटाबेस। और जो भी डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स, गुड, इसको लिखने के बाद जस्ट मुझे इस पर क्लिक करना है, इस बटन पर, या कंट्रोल एंटर, और मेरी ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये मुझे रिजल्ट बता देगी। ये मेरी क्वेरी थी, इस टाइम पे स्टार्ट हुई, इस टाइम पे फिनिश हुई और मेरा डेटाबेस बन गया। अगर मैं अभी इस वाली स्क्रीन को अपना रिफ्रेश करूं तो मेरा ये सीक्वल ट्यूटोरियल डेटाबेस बनकर तैयार हो गया, जिसकी बाकी सारी डिटेल्स लाइक उसके टेबल क्या हैं, व्यूज़ क्या हैं, ये एडवांस टॉपिक्स पे आज हम नहीं जाएंगे। आज हम बेसिकली सिर्फ अपने आप को फोकस रखेंगे सीक्वल क्वेरीज पर। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया। अब जो एक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस के अंदर, होती हैं टेबल्स। तो सीक्वल के अंदर जितना भी डेटा हमारा होता है वो कुछ टेबल्स के बीच होता है। तो टेबल बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे एक्सेल सीट आपने देखी हो। तो एक एक्सेल सीट होती है, उसमें कॉलम होते हैं, रोज होती हैं, और कॉलम्स के आप नेम देते हैं और नीचे आप डेटा को फिल करते हुए चले जाते हैं। जस्ट अभी आप देखेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा इसमें। तो चलिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और हम अपनी इस टेबल को नाम देते हैं कस्टमर्स। यप, अगर मैं अब इस टेबल को अपनी बनाने लग जाऊं तो ये इंटरफेस है, ये डीबी व्यूअर का इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं टेबल बना सकता हूं। और हम सीक्वल के थ्रू भी इस टेबल को बनाएंगे। जस्ट आप यहाँ राइट की क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू कॉलम कीजिए। पहला कॉलम मैं आईडी ले लेता हूं और ये वेर कैर नहीं हो सकता, ये मैं आईएनटी लेता हूं। ये अगर आपको चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं अभी ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और ये वैल्यू नल नहीं हो सकती मेरी, करेक्ट। और ये मैंने डन कर दिया। ये मेरा पहला कॉलम बनकर तैयार हो गया। दूसरा कॉलम, क्योंकि मैं कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ तो एक नेम होगा मेरे कस्टमर का, करेक्ट। और ये मैं वेर कैर क्या है, आईएनटी क्या है, इसकी डिटेल में हम बाद में डिटेल में जाएंगे। अभी जस्ट क्रिएट करते हैं और चलिए एक और कॉलम बना लेते हैं। इसको भी वेर कैर ही रखेंगे। इसको मैं दे देता हूँ सिटी। ये कस्टमर हमारा किस सिटी का है। या एक और कॉलम बना लेते हैं जिसे हम कह देते हैं जिप कोड। 100 कैरेक्टर का तो जिप कोड होता नहीं है आमतौर पे। फॉर एग्जांपल इंडिया में तो 6 डिजिट के होते हैं। चलिए 6 डिजिट ले लेते हैं। और इंडिया में तो सारे टोटल न्यूमेरिक ही होते हैं। ओके, चलिए अब मुझे ये टेबल बनानी है। मैं अब यहाँ सेव पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ये पूरी जो, अगर मैं चाहता तो इसी क्वेरी को रन कर कर, बिल्कुल यही क्वेरी लिखकर, इंजन और ये सबको आप छोड़ भी दें, ये जो हिस्सा है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चाहूँ तो मैं अभी परसिस्ट कर सकता हूँ इसे, या यहीं से इसे कॉपी करके, और मैं इसे कॉपी करता हूँ अभी क्योंकि मैं सीक्वल के थ्रू टेबल बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। या तो इसका जो पहला जो एक इम्पोर्टेंट सीक्वल होता है, इन्हें हम डीडीएल बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो कुछ क्रिएट तरह की चीज़ें होती हैं। क्रिएट टेबल ये हमारा एग्जैक्टली सिंटैक्स है, और यहाँ पर हम अपना डेटाबेस का नेम और टेबल का नेम, अगर मैं डेटाबेस का नेम नहीं दूंगा तो भी ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अभी सेलेक्टेड है उसको ले लेगा। और यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ अपनी वैल्यूज़। तो आप देख सकते हैं कि जब हम एक टूल यूज़ करते हैं, क्लाइंट यूज़ करते हैं, अगर वो वाइस यानी कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट काइंड ऑफ क्लाइंट है,
तो आपको बड़ी अच्छी सी टूलिंग मिल जाती है। आप राइट क्लिक करके वॉइस वाइज मोड में अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से एडवांस हैं तो आप सीधा कोड लिख कर भी कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल एंटर करता हूँ सेलेक्ट करके। ओके, तो इसने मुझे एरर दे दी है। क्या एरर दी है? You have an error in SQL Server. Check the manual that line number 5। लाइन नंबर 5 पर इसने मुझे जिप कोड 6 नल को एरर दे दी है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन में गलती हो गई है। अगर मैं अभी इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूं तो फिर भी क्या गलती हो सकती है? तो ये कह देंगे देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज ए की। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट तो हो गया, आईएनटी तो हो गया, तो कोई भी जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होता है उसको, तो यही देखिए गेम है। यही चीज जब हम अपनी डेफिनेशन के थ्रू कर रहे थे व्यू टेबल्स में, अभी हम जब बैठे थे, तो इसने हमें उस वक्त नहीं कहा ये चीजें। अभी अगर मैं इसको परसिस्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर आएगी। यस, एरर आएगी, और मैं इस एरर को अगर बहुत आसानी से यहाँ से चाहूँ तो जस्ट इसको राइट क्लिक करूँ। यही मेरी इसी कॉलम के साथ हमारी बातचीत हो रही है। तो अब कंस्ट्रेंट अगर हम लॉन्च कर दें, मैं अपना कंस्ट्रेंट कोई डालूंगा नहीं, हमारी तो की बात हो रही थी। तो क्या कंस्ट्रेंट के थ्रू की डालें या कुछ और वैल्यू डालें? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल उसके साथ। तो मैं कुछ देर के लिए इससे ऑटो इंक्रीमेंट हटा ही देता हूं। क्या मैं अब इसे कर पाऊंगा? हाँ, मैं टेबल कर पाया। तो एरर ये थी कि अगर कोई कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट हो तो सिर्फ एक कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है, और वो हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, मैं इन एडवांस टॉपिक पे आज नहीं जाऊंगा, ये हमें किसी दूसरे सेशन में करेंगे। आज जस्ट हम सेटअप कर रहे हैं अपना, और बाद में अपना सारा फोकस अपनी इस टेबल पर रखेंगे। तो चलिए, हमारी टेबल फाइनली क्रिएट हो गई। तो अब हमारे पास एक टेबल है इस डेटाबेस में। रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, और हमारे पास हमारी कस्टमर टेबल आ गई, जिसके अंदर हमारे आईडी, नेम, सिटी, जिप कोड वगैरह मौजूद हैं। तो जो पहली कमांड आप नॉर्मल डेटाबेसेस, तो जाहिर है कुछ भी डेटाबेस अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कुछ इंसर्ट भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूँ और इस टेबल पे पहुँचता हूँ। एंड जनरेट सीक्वल पर पहुँच जाता हूँ। जनरेट सीक्वल में जैसे ही मैं इंसर्ट कमांड को दूंगा, कॉपी, और अब मैं इसे अपने एडिटर में कॉपी कर लेता हूं, तो इसने मुझे एक स्ट्रक्चर दे दिया। ये हमारी कमांड होती है, इंसर्ट इनटू क्वेरी होती है। तो कमांड और क्वेरी आप अगर चाहें तो इस सेशन के दौरान कमांड और क्वेरी में बहुत इंटरचेंजेबली यूज करने वाला हूँ। ये हमारी क्वेरी है, और यहाँ पर हम अपने कॉलम डिफाइन करते हैं, और यहाँ इनकी वैल्यूज होती हैं जो भी हमें ब्लैंक दे दी गई हैं। तो मान लीजिए मैं पहला यूजर डाल लेता हूँ जरीफ, सिटी इज दिल्ली, and let's enter pin code as 1, which is New Delhi's pin code, और the zip code। ओके, अब मैं अगर इसको सेलेक्ट कर यहाँ क्लिक करूं तो मेरी रो इंसर्ट हो गई। अब अगर मैं अपने इस डेटा को देखना चाहूं तो आसानी से मुझे डेटा टैब के अंदर ये डेटा मिल जाएगा जो भी मैंने अभी इंसर्ट किया। लेकिन सिर्फ एक यही मेथड नहीं है। चलिए, इसको ऐसा करने से पहले ना थोड़ी सी कुछ रोज और एंटर कर लेते हैं, 2-4, जिससे हमें, तो मैं जस्ट इसी कमांड को कॉपी करता हूँ,
और इसको 4 जगह डाल लेते हैं। पिन कोड 2 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। एक्यूरेसी नहीं होगी, बट अभी हम डेटा एक्यूरेसी पर नहीं, डेटा की अवेलेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है, चलिए इसको मुंबई मान लेते हैं। ये हमारा, चलिए इसे विशाल कर देते हैं, इसे अमित कर देते हैं और इसे राम कर देते हैं। गुड। ये हो सकता है हमारे, चलिए जयपुर में बिठा देते हैं राम जी को। गुड। पिन कोड ये गलत हैं, ये आपको पता है, सारे दिल्ली के पिन कोड हैं जो हम अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मैं जितनी भी सिलेक्ट कर कर क्वेरीज रन करूँगा, वे मेरी क्वेरीज रन हो जाएंगी। लेकिन इसमें मुझे क्या करें कि कोई एरर है। विशाल के साथ इसे कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें एरर बताई जा रही है कि हमारी कमांड में, हमारी क्वेरी में कहीं पर एरर है। You have an error in SQL syntax, change the manual syntax, use near, insert into। तो यहाँ कहीं हमारी किसी उसमें एरर आई है। ये कैसे आई? चलिए सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अकेले तो हो गई, अकेले ये भी हो गई, तो एरर तो नहीं है फिर। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके, oops, something is wrong। तो अभी हमारी सिंगल सिंगल क्वेरीज आराम से एग्जीक्यूट हो रही हैं। मैं एरर हैंडलिंग पर थोड़ा बाद में आता हूँ। ये जस्ट मल्टीपल क्वेरीज एक सिंगल SQL स्क्रिप्ट में कैसे एग्जीक्यूट होनी है उससे रिलेटेड निकलेगी। बट मैं अभी अपने कस्टमर्स टेबल्स को जरा पॉपुलेट करना चाहता हूँ। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वन। लेट्स डू ए रिफ्रेश। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं। सभी में आईडी 0 है क्योंकि आईडी पे अभी हम फोकस नहीं कर रहे थे। ये हमारा डाटा आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस SQL स्क्रिप्ट, इस बार मैं इसको ले जाता हूँ सीधे कंसोल के अंदर। कंसोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है इस सेंस में कि एक एक क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और उसके, तो पहली क्वेरी सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स कि चाहे जो भी डेटा हो, जितने भी कॉलम हो, वही हमारी, ये हमारी पहली कमांड है या पहली क्वेरी है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो मुझे रिजल्ट फौरन अपने नीचे कॉलमनर फॉर्मेट में रोज के साथ मिल जाएगा। ये हमारी पहली क्वेरी होती है। अब अगर मैं चाहता हूं, ओके, तो मान लीजिए मुझे, मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं कि मेरे कस्टमर कौन है और उनकी सिटी कौन सी है। तो इस केस में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलम डिफाइन कर सकता हूं। इस तरह अगर आप देखें तो सिर्फ नेम और सिटी हमारी आ रही है, बाकी जो डेटा है वो एज इट इज पीछे रखा हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो देखने के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ नेम और सिटी है। यहीं पर मान लीजिए मैं चाहता हूं, ये इसका अगला कदम है कि मैं यहाँ पे कंडीशंस रख सकता हूं। और कंडीशंस रखने के लिए वेयर का यूज होता है, वेयर। और इसके बाद आप जिस कॉलम पर भी कंडीशन रखना चाहते हैं, लाइक मैं सिटी पे कंडीशन रखना चाहता हूं, वो चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मुंबई के यूजर ही मुझे दिखें, तो सिर्फ विशाल हैं जो मुंबई में हैं।
ये हमारी कंडीशन हो गई। और ये जो कंडीशंस हैं ये हम मल्टीपल रख सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस में रखने का एक जो दूसरी होता है, मान लीजिए सिटी में चाहता हूं मुंबई, बट नेम में चाहता हूं जरीफ, तो क्या कोई रिजल्ट है? नहीं, इस केस में हमें कुछ भी डेटा नहीं मिला। और इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि सच में, क्योंकि अभी तो छोटा सा डेटा है, हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो बिना कंडीशंस के अगर हम अपने क्वेरी को रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ज़रीफ तो दिल्ली में है और दूसरे जो ज़रीफ की एंट्री है वो भी दिल्ली में है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली में हमारे पास अमित है। और तो अगर मैं चाहता हूं कि अमित देख लूं जो दिल्ली में हो, तो इस केस में सिर्फ अमित जो कि दिल्ली में है हमारे आ जाएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है, ये एंड जो है इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए, यानी कि ये भी कंडीशन मैच खानी चाहिए और ये भी कंडीशन मैच खानी चाहिए। अब अगर मैं चाहता हूं कि चलो मुझे बता दो दिल्ली में कौन कौन है और ये भी बता दो कि अमित किस किस का नाम है, और करूंगा, तो इस केस में या तो सिटी दिल्ली हो या नेम अमित हो, तो दोनों केसेस में इन दोनों में से जो सी भी कंडीशन मैच हो जाएगी उसके बेस पर डेटा उठ कर आ जाएगा। तो नेम इजिकल टू अमित था, तो कायदे से ये तो नहीं आने चाहिए थे, बट ये दोनों रिकॉर्ड आए हैं क्योंकि सिटी तो दिल्ली थी ना। तो इन दोनों में से जो भी मैच करेगा इन दोनों कंडीशंस में से, वो कंडीशंस हमारी उठकर आ जाएगी। अगर बीच में एंड है तो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, अगर बीच में और है तो कोई सी भी एक कंडीशन मैच होनी चाहिए। ये हमारी बेसिक बेसिक बहुत बेसिक। और इसके बाद जो दूसरा बहुत बेसिक आ जाता है वो आ जाता है ऑर्डर। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली के यूजर तो आए, मैं चलिए इसको वापस इसमें चेंज नहीं करता बल्कि इसी क्वेरी को कॉपी करके और यहां से मैं ऑर्डर हटा देता हूं अभी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के सारे यूजर आ जाएं एंड ऑर्डर बाय नेम ASC स्टैंड फॉर असेंडिंग। और अभी इसका रिजल्ट देखिए फिर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। ओ, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? सिंटैक्स इज ऑर्डर बाय। यप। तो अगर यहां आपने देखा कि सारे रिकॉर्ड जहां पर सिटी दिल्ली है हमारे आ गए, और जो ऑर्डर हुआ है वो असेंडिंग, यानी कि नेम के असेंडिंग में पहले ABCD जो अल्फाबेटिक हम बोलते हैं वहां पर हमारी ये वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं इसे डिसेंडिंग कर दूं, जिसके लिए ये कीवर्ड यूज होता है, तो आपने देखा इस टाइम पे जरीफ ऊपर है, अमित नीचे, क्योंकि इस बार Z to A का कॉम्बो बन रहा है, क्योंकि असेंडिंग में हमारा अच्छा ये भी हो सकता है कि हम कोई वेयर में कंडीशन ही ना दें और सीधा ऑर्डर बाय ही दे दें। इस तरह आपने देख लिया कि A to Z की जो कॉम्बो बनती है नेम के बेस पर वो हमारी आ गई है। और ये जो आप कॉलम है ये चाहे तो आप कोई दूसरा कॉलम भी दे सकते हैं। अगर मैं सिटी पे को देता हूं तो आप देखिए कि DJM, तो ABCD का जो एक नेचुरल सॉर्टिंग होती है वो हमारी हो गई। और अगर मैं डिसेंडिंग दूंगा तो जो बाद के कैरेक्टर हैं वो पहले आ जाएंगे।
बहुत बेसिक सीक्वल हमने ये कर रहे हैं, बहुत बेसिक। अब ऐसा भी होता है कि हम मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं, फिर मल्टीपल टेबल से डेटा एक साथ लेकर आते हैं। जैसे कि ये कस्टमर हो सकता है, देन उन कस्टमर्स के ऑर्डर हो सकते हैं सिस्टम में, और भी चीज़ें हो सकती हैं। मैं अभी थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश यहाँ पे ये करता हूँ कि मान लीजिए एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। हम्म, और इसके लिए हम टेबल के व्यू टेबल में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे कॉलम आ गए। मैं एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ जिससे मैं कहूँगा सैलरी, और इसको मैं इंटीजर दे देता हूँ थोड़ा सा। करेक्ट। अब जरा सेव करें इसे। इस बार आप देखिएगा ऑल्टर टेबल हमें मिली है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। चलिए, परसिस्ट हो गया। हम अपने डेटा पे वापस लौटते हैं, कस्टमर्स के। अगर हम डेटा टाइप पे जाएंगे तो हमें डेटा, और इस बार सैलरी भी आ गई वैल्यू। और क्योंकि अभी हमने सैलरी की कोई वैल्यू नहीं दी थी तो ये हमारी खाली पड़ी हैं। मैं कुछ सैलरी इसमें डाल देता हूँ। सपोज जरीफ की सैलरी है 10, एंड विशाल की सैलरी है 12। इन वाले जरीफ की सैलरी में भी हो सकती है 25। ओके, ये कुछ भी वैल्यूज़ हैं, आप इससे मेरी सैलरी का अंदाज़ा मत लगाइए, मेरे उसका अंदाज़ा मत लगाइए। ओके, एंड ये शायद 35 हो, राम जी शायद 78 हो। करेक्ट। ये ये हमारे डीबी व्यूअर का जादू है कि ये सारी वैल्यूज़ मैं सीधे बिल्कुल एक्सेल के तरीके से कर सकता हूँ और सीधा सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आएगा क्योंकि कोई यूनिक की नहीं है मेरे पास, तो मैं भी यूज़ ऑल कॉलम कर देता हूँ। लेट्स सी। ठीक है, तो मेरा डेटा सेव हो गया। करेक्ट। मैं अगर कंसोल पर जाकर अभी आ, अपनी क्वेरी को दोबारा से चलाऊं तो सैलरी तो आ नहीं रही, अभी भी सैलरी नहीं आ रही क्योंकि हमने सैलरी का कॉलम रिटर्न नहीं कराया हुआ है। तो रिमेंबर, सेलेक्ट के बाद जो आप कॉलम नेम लिखते हैं सिर्फ वही कॉलम्स की वैल्यू हमारे रिटर्न होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे कॉलम रिटर्न हो जाएं तो उसके लिए रास्ता होता है कि हम स्टार यूज कर लें। स्टार का मतलब होता है सभी कॉलम जितने भी अवेलेबल हैं। इस केस में हमारे सारे कॉलम आ गए, सैलरी भी आ गया, जिप कोड भी आ गया, आईडी भी आ गया। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, इस बार इसको 1 कर देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स लिटिल सिंपलर। वैसे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हम बनाते तो ये अपने आप वैल्यूज आ जाती, पर क्योंकि मैं अभी आपको ऑटो इंक्रीमेंट पर, रिमेंबर हम इस सेशन को बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं जिन्हें अभी सीक्वल के बारे में कुछ भी खास नॉलेज नहीं है। तो चलिए, ये मेरे वैल्यूज़ हो गई, ये पांचों वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे यूज़र आएं लेकिन जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाए। तो मैं ऑर्डर जो है अपना सैलरी पर करूँगा। तो राम की सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो उस केस में, और अगर मैं इसे असेंडिंग कर दूंगा यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, तो सबसे कम जिनकी सैलरी है, सबसे ज़्यादा जिनकी सैलरी है वो सबसे बाद में आएंगे इस केस में ना। अच्छा, एक चीज़ और होती है जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो होती है टॉप। तो जैसे हम ऑर्डर बाय करके कर रहे थे, तो ऑर्डर बाय में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी पर ऑर्डर चलता है। लेकिन मान लीजिए मैं सिर्फ चाहता हूं कि ओके मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है।
उसके लिए सबसे आसान मेरी जो क्वेरी है, सॉरी थोड़ा स्लो हो गया ये, थोड़ा सा स्ट्रगल करके देखें। ऑर्डर बाई हटाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, सभी के सभी यूज़र हमारे रिटर्न हो जाएंगे। ऑर्डर का भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, हमें नहीं पता किस ऑर्डर में ये एंट्रीज हुई थी। अब अगर मैं इन्हें बोलूं कि आप मुझे टॉप 3 कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, तो क्या होगा? एरर आ गई। भाई टॉप 3 तो करें, बट किसके टॉप 3? सैलरी। अभी भी प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जस्ट गैस। यहीं पर थोड़ा सा गैम है। तो ये जो टॉप कमांड है ना, मैं आपको बता रहा था ना कि बहुत सारी जो क्वेरीज के जो स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे जो कीवर्ड होते हैं, वो सभी डेटाबेसेस पे सपोर्ट नहीं होते। तो जो टॉप कीवर्ड है ना, जो टॉप कीवर्ड है, ये माई जो कि डेटाबेस अभी हम यूज़ कर रहे हैं, इस पे सपोर्टेड नहीं होता है। इसलिए मैं टॉप को यूज़ नहीं कर सकता। कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ कर रहे होते, एमएस एक्सेस होता या सीक्वल होता, तो वहाँ पर ये काम कर रहा होता। तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा रास्ता आ जाता है। मैं सैलरी करूँगा, असेंडिंग ही करूँगा, लेकिन मैं लिमिट यूज़ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि 0 से 1 के बीच में रिटर्न हो जाए। या तो जिसकी सबसे कम सैलरी है वो वैल्यू, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सारे के सारे कॉलम में रिटर्न होने चाहिए, ताकि मुझे पता लग सके हम किसकी बात करें। तो इन वाले जरीफ की, जिनका आईडी 3 है, इनकी सबसे कम सैलरी थी, इसीलिए ये रिटर्न हो गए। अगर मैं चाहता कि ये टॉप के 3 लोग जिनकी सबसे कम सैलरी है रिटर्न हो, तो टॉप के 3 लोग आ जाते। इसी को अगर मैं चाहता कि मुझे टॉप के वे लोग रिटर्न कीजिए जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ अपनी जो मेरा कीवर्ड है असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसको चेंज करूंगा, और इस तरह मेरे पास जो टॉप 3 मेरे सैलरी गेटर हैं वो मुझे मिल गए। तो यहीं पर हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको टॉप कीवर्ड इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा था कि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो सभी डेटाबेसेस पे बिल्कुल उसी तरीके से सपोर्टेड नहीं होंगे। बट जो हमने यहाँ पर बातें करी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करीब करीब सभी डेटाबेसेस पे सेम तरीके से अवेलेबल। ठीक है। अब अगर एक और होता है, कंडीशन हो गई, हमने वेयर में और भी चेक कर लिया, तो आई थिंक दैट्स ऑल। ये बेसिक हमारे जो कमांड हैं, जो बेसिक क्वेरीज हैं सेलेक्ट के लिए, वो हमने सारी यूज़ कर डाली हैं। अगले सेशंस में हम अपडेट और डिलीट और फिर टेबल क्रिएशन वगैरह पर ज़्यादा फोकस करेंगे, और उस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्राइमरी की क्या होती है और टेबल कंस्ट्रेंट या बाकी तरह के कंस्ट्रेंट आखिर होते क्या हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।